हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्रमचय और संचय, इसमें हमने अभी लास्ट टाइम क्रमचय पढ़ा था। तो बच्चों, इसमें क्रमचय में क्या था? क्रमचय में हमने ये पढ़ा था कि निश्चित क्रम में अगर हम दी गई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी को लेकर जो विन्यास बनाते हैं उसे क्रमचय कहते हैं। अच्छे से इसे एग्जाम्पल से पूरा समझाया था मैंने, ठीक है। और साथ में इसमें हमने पढ़े थे दो फॉर्मूले भी पढ़े थे, ठीक है। एक फॉर्मूले में तो ये था कि n विभिन्न वस्तुएं ली हमने, अलग अलग n वस्तुएं हैं, ठीक है। इनकी खास बात बच्चों ये है कि ध्यान रखना, जो फॉर्मूले हमने दोनों के दोनों फॉर्मूले पढ़े थे उनमें n विभिन्न वस्तुएं, जो वस्तुएं होंगी वो अलग अलग होंगी सारी की सारी। अब वस्तुओं में क्या हो सकता है? वस्तुओं में अंक भी हो सकते हैं, वस्तुओं में कोई अक्षर भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो सब अलग अलग थे। इनमें एक ख़ास बात थी इसकी कि इसमें सारे अलग अलग थे, ठीक है। तो जो हमने पढ़े थे, जैसे मान लो हमने ये एग्जांपल पढ़ा था रोज़, तो इसमें आर अलग है, ओ अलग है, एस अलग है, ई अलग है, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एन विभिन्न वस्तुओं में से, ठीक है, एन वस्तुएं हम लेंगे लेकिन वो सब अलग अलग होती हैं। तो उनमें से अगर हम कुछ वस्तुएं ले लें, आर वस्तु ले लें, ठीक है, तो उससे टोटल कितने क्रमचय बनते हैं? तो उसमें दो फॉर्मूले थे, लेकिन उसमें एक फॉर्मूले में था कि अगर पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो तब हमने पढ़ा था एनपीआर, ठीक है। एनपीआर और एनपीआर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ लिया था। और नेक्स्ट जो दूसरा फॉर्मूला सेम ऐसा ही था, एन वस्तुओं में से और क्या करना है, एक बारी में आर लेनी है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर था? इसमें अनुमति, पुनरावृत्ति की अनुमति है, इसमें पुनरावृत्ति की अनुमति हो तो पुनरावृत्ति अगर अनुमति हो तो n की पावर r होता था, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हमने पढ़े थे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक नया फार्मूला। तो अभी अंतर क्या है जो हमने अभी पढ़ा और नए वाले में? अंतर ये है कि जो अभी हमने ये दोनों फार्मूले पढ़े, इनमें एक खास बात थी कि जो वस्तुएं जो हम ले रहे थे, जो अक्षर हम ले रहे थे, जो अंक हम ले रहे थे, ठीक है, वो सारे के सारे विभिन्न थे, अलग अलग थे, n विभिन्न वस्तुओं में से, ठीक है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि विभिन्न ना हो, ठीक है, और कुछ एक जैसे भी हों, तो तब उसके लिए एक फार्मूला, अलग फार्मूला होता है, ठीक है। तो वही हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं, ठीक है। तो n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या, जहाँ p1 वस्तुएं एक प्रकार की हों, p2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की हों, ऐसी डैश 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 कितने भी हो सकती हैं, p के वस्तुएं एक प्रकार की हैं, ठीक है, और बाकी सब विभिन्न प्रकार की हैं। तो क्रमचयों की संख्या कितनी होती है? n फैक्टोरियल या n क्रम गुणित बटे p1 क्रम गुणित इंटू p2 क्रम गुणित डैश 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 pk क्रम गुणित। तो इसको समझेंगे ये क्या है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो n क्या होता है? n तो टोटल वस्तुएं या टोटल अक्षर हो गए, टोटल अंक हो गए, वो तो n हो गया n। इसका नीचे क्या आ रहा है? इसमें नीचे आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया, इस बार सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हैं, कुछ एक जैसी भी होंगी। जैसे मान लो कोई तुम्हें वर्ड दिया होगा तो उसमें कोई कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा होगा उसमें, ठीक है, मतलब दो बार आ रहा होगा उसमें, ठीक है। इसका मतलब है कि वो विभिन्न नहीं है, वो एक जैसे दो हो गए, ठीक है। तो अगर हम एक जैसी, एक ही प्रकार की वस्तुएं आ जाती हैं तो उनको हम नीचे लिखते हैं। देखो, इसको हम समझेंगे किससे? एग्जाम्पल से। ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला भी, ठीक है, ज़्यादा समझ में ये एग्जाम्पल से आएगा। तो जैसे उदाहरण 9 देखते हैं, इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी तक हम क्या करते थे? अभी तक हम केवल ऐसे करना था ना कि इससे कितने टोटल गिनते थे ना हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। हम बोलते थे ये टोटल n का मान 9 हो गया, और हमें बनाने भी कितने वाले हैं? 9 वाले ही बनाने। तो 9p9 हो गया, 9p9 हो गया ना, 9 में से 9 वाले ही बनाने। तो ऐसे ही करते थे, जैसे रोज़ वाला क्वेश्चन था, 4 में से 4 वाले बनाने थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम इसलिए लगाते थे फॉर्मूला क्योंकि r अलग है, o अलग है, s अलग है और e अलग है। लेकिन इसमें तुम ध्यान से देखोगे ये विभिन्न नहीं है, ठीक है ना, वो n विभिन्न प्रकार की वस्तुएं थी। यहाँ पे देखो कुछ एक जैसी वस्तुएं भी हैं। कैसे? जैसे a देखो, a यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी a है, फिर यहाँ पे भी a है, फिर यहाँ पे भी a है, a 4 बार आ गया, ठीक है। तो इसमें तुम्हें देखना है कि अगर एक प्रकार की हों, ठीक है, मतलब जो हमने जिन वस्तुओं से हम ले रहे हैं वो सारी की सारी कहीं उनमें से कुछ एक प्रकार की तो नहीं है। अगर एक प्रकार की होती हैं तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाता है थोड़ा सा, क्रमचयों की संख्या का फॉर्मूला, वो ये फॉर्मूला बन जाता है। उसमें क्या करते हैं हम, जो सबसे पहले तो टोटल को गिन लेते हैं। तो भले ही कोई ये कितनी बार आया है, 4 बार आया है ना, तो उसे 4 बार गिनेंगे, लेकिन तो टोटल हम देखेंगे यहाँ पे अक्षर हैं कितने। तो टोटल कितने हैं? टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं यहाँ पे?
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो n का मान तो 9 हो गया, कुल अक्षर 9 हो गया, तो ऊपर तो आ जाएगा 9 क्रम गुणित, 9 क्रम गुणित आ जाएगा। नीचे क्या होता है, नीचे होता है कि कितनी बार कोई चीज़ रिपीट हुई है, मतलब कोई एक ही प्रकार की जो वस्तु हैं वो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ए को हम सबसे पहले देखेंगे, तो ए 1 2 3 और 4, ए कितनी बार आया है, 4 बार आया है ना, ठीक है। तो ये एक तरीके से P1 की वैल्यू हो गई 4, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे और L को देखेंगे, L कितनी बार आया, 2 बार आया, तो L 2 बार आया, तो ये P2 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। फिर हम देखेंगे और क्या, H है, H है नहीं है, H एक ही बार है, ठीक है। B देखेंगे, B भी एक बार है, D देखेंगे एक बार है। इसका मतलब जो ज़्यादा बार आ रहा है वो केवल A और L है। तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर क्या फार्मूला लगाते हैं, तो क्रमचयों की अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, सबसे पहले तो जो टोटल हमने गिने थे 9 क्रम गुणित और बटे क्या होता है जो रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए 4 बार हुआ तो नीचे 4 क्रम गुणित आ जाता है, गुणा L 2 बार आया ना तो 2 क्रम गुणित। ऐसे ही अगर मान लो इसमें कुछ और रिपीट हो जाता है, मान लो इसमें H भी रिपीट हो जाता है, H मान लो 5 बार आ जाता है इसमें, तो यहाँ पे 5 क्रम गुणित भी आ जाता है। और मान लो इसमें ये दोनों रिपीट नहीं होते, केवल एक ही रिपीट होता, तो तब यहाँ पे केवल 4 क्रम गुणित आता। मान लो ये रिपीट नहीं होता, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये केवल 2 के लिए है, 3 के लिए, 4 के लिए, कितनी भी संख्याओं के लिए हो सकता है। बस तुम्हें ये ध्यान देना है कि वो अक्षर उसमें कितनी बार आया है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ इसमें बार बार आया, जैसे 1 2 3 4 बार आया, तो हमने 4 फैक्टोरियल नीचे पे, उसे नीचे पे ले लेना, बस सीधा सा ये होता है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो अक्षर वाला क्वेश्चन था, शब्द वाला क्वेश्चन था, एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। देखो उदाहरण 15 देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला था उदाहरण 9 था ये, अब उदाहरण 15 देखते हैं, इससे रिलेटेड ही, इसलिए सीधा मैं उदाहरण 15 करा रहा हूँ, ठीक है। वो वाले क्वेश्चन बीच वाले बाद में करेंगे। 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे भी हम ध्यान से देखेंगे, तो हमने ये पढ़ा कि हम ये नया वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये हम तब लगाएंगे जब सभी की सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की ना हो, कुछ वस्तुएं एक जैसी भी हों। तो यहाँ पे देखोगे कि कुछ वस्तुएं एक जैसी हैं, कैसे, टोटल वस्तुएं तो देखो कितनी हैं, जो गेंदे हैं ना ये, तो सॉरी डिस्कें हैं ना, तो कितनी हो जाएंगी, 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 हैं डिस्क। यहाँ पे कुल डिस्कों की कुल संख्या तो 9 है, लेकिन क्या डिस्क सब अलग अलग टाइप की हैं, नहीं अलग अलग नहीं है। देखो 4 तो लाल हैं, वो एक जैसी हैं, ठीक है, लिख भी रखा है, यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है, मतलब 4 जो लाल रंग की हैं चारों एक जैसी हैं बिल्कुल, 3 जो पीली हैं वो भी एक जैसी हैं, 2 हरी हैं वो भी एक जैसी हैं। इसका मतलब विभिन्न नहीं हुई है, एक जैसी हो गई। तो इसका मतलब हो गया इस बार n की वैल्यू तो कितनी हो गई, डिस्कों की कुल संख्या तो कितनी हो गई, 9 हो गई, इनको जोड़ लिया। अब हम देखेंगे 4 डिस्क एक ही प्रकार की ना, लाल वाली, ऐसी 3 डिस्क एक प्रकार की हैं, कौन सी, पीली वाली, ऐसी 2 डिस्क एक प्रकार की, कौन सी, हरी वाली। बस अब हम ये फार्मूला जो भी अभी हमने पढ़ा था वो लगा लेंगे। क्या फार्मूला पढ़ा था, तो डिस्कों को व्यवस्थित करने की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ऊपर पे तो हम टोटल जितनी होती, टोटल 9 थी ना, तो 9 फैक्टोरियल है 9 क्रम गुणित बटे, और जो चीज़ एक ही प्रकार की जो होती हैं उनको नीचे लिखते जाते हैं, जैसे 4 जो लाल वाली एक जैसी थी तो 4 क्रम गुणित बट और गुणा 3 क्रम गुणित ये पीली वाली, ऐसे ही 2 क्रम गुणित ये हरी वाली। तो इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना हमने सीखा हुआ, ये 9 को हम सॉल्व करेंगे तो 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा कहाँ तक चलेंगे, 4 फैक्टोरियल तक चलेंगे, क्योंकि नीचे 4 है, ताकि 4 से 4 कट जाए, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 होता है ना, और 2 का 2 गुणा 1, तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1260 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से करने हैं क्वेश्चन अगर विभिन्न प्रकार वाले कोई आए, ठीक है, जिसमें तुम्हें दिख जाए, ठीक है, कोई अक्षर ही कोई वर्ड दे रखा है, ठीक है ना, तो अगर तुम्हें कोई शब्द दे रखा है और उसमें तुम्हें एक जैसे दिख जाए तो तब ये लगाना, और एक जैसे ना दिखें तब वो जो मैंने पीछे बताए थे तो सब अलग अलग हों, तब वो या तो कौन सा वाला लगेगा, NP-R वाला या N⁻R वाला लगेगा, वो तो उस पर डिपेंड है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है या नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें एक जैसे कुछ भी दिख गए तो समझ लो तब तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा प्रश्नावली के कुछ एक क्वेश्चन तो मैंने कराया था, प्रश्नावली का
अभी जो पीछे हमने जो कुछ पढ़ा था, ठीक है ना, उससे रिलेटेड ही हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो कुछ क्वेश्चन और हम आगे पढ़ेंगे ताकि कुछ होमवर्क में तुम और क्वेश्चन कर सको। तो इसमें देखो क्या है, प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 7.3 का, इसका एक क्वेश्चन मैंने घर से करने के लिए दिया था, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अंक 1, 2, 3, 4, 6, 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, और यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए तो हैं, लेकिन सम संख्या वाला आ गया है इस बार, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था वैसे तुम्हें क्या करना था, वैसे ये करना था खाली कि टोटल अंक गिनने थे, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं टोटल, और तुम्हें कितनी संख्याएं बनानी है, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो कितना हो जाता है सीधा सीधा, और कोई अंक दोहराया नहीं, अनुमति पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो फॉर्मूला क्या था, NPR, यानी कि टोटल तो ये 6 हो गए, 6 में से 3 अंक के बनाने हैं, तो 6P3, सीधा सीधा बस 6P3 होना था और ये इसका आंसर हो जाना था। लेकिन इस बार अलग से चीज़ क्या है इसमें, सम संख्याएं बनानी है, तो ये अलग हो गया, संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो इस बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं जो बता रहा हूँ बॉक्स से बता रहा हूँ, लेकिन बॉक्स में भी मैं पुराने वाले मेथड से नहीं बता रहा हूँ। हमने इसकी प्रश्नावली 7.1 करी थी, उसमें हमने किया था ना, हम उस मेथड से भी इसको कर सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है। उससे भी हम इसे करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे ये पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि हम यहाँ पे नई एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, तो मैं तुमको इससे बताऊँगा कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, सबसे पहले हमें जो संख्या बनानी है वो कितने अंक की बनानी है, 3 अंक की। तो मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स बना दिए, ठीक है। अब लेकिन अब हमें देखना है कि हमें संख्या बनानी कैसी संख्या बनानी है, सम संख्या। तो बच्चों, सम संख्या की क्या खास बात होती है, सम संख्या कैसे बनेगी, कैसे पहचान करेंगे कि वो सम संख्या होगी। तो मैंने तुम्हें बताया कि सम संख्या, अगर तुम्हें बताना, ये बात पता ही होगी, सम संख्या जो भी होती है उसकी क्या खास बात होती है कि उसके लास्ट में क्या होता है, उसके लास्ट में क्या होता है, या तो 0 होता है, या 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सम संख्या तभी होगी जब उसके लास्ट में ये संख्याएं होंगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, लेकिन हमें जो संख्या बना लेनी है, जो अंक हमें लेने हैं, वो कहाँ से लेने हैं, हमें लेने हैं केवल 1, 2, 3, 4, 6 और 7 में से। तो ये 3 अंक की जो संख्या है, ये सम संख्या तभी होगी जब इसका जो इकाई वाला जो खाना है, ठीक है ना, जो इकाई वाला जो अंक है वो क्या होगा, इनमें से कौन कौन सी संख्याएं, देखो इसमें से एक तो हो गई 2, और क्या 4, और क्या 6। जब 2, 4 और 6 इसमें आएगा तभी वो सम संख्या होगी। और बाकी बची संख्याएं कौन सी, 1, 3 और 7। तो 1, 3, 7 आएगी तब तो सम नहीं होगी। इसका मतलब हमें तो सम चाहिए ना, तो हम केवल 2, 4, 6 को ही देखेंगे, ठीक है। तो 2, 4 और 6, इसका मतलब है हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, और खाना कितना है, 1, ठीक है ना। तो 3 में से हमको 1 को भरना है। तो कोई भी संख्या सम होगी यदि उसके इकाई के स्थान में इन तीनों में से कोई आएगा। तो इकाई का अंक लिखने के तरीके कितने हो गए, वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, क्या, NPR वाला। टोटल कितने अंक है, उसके सम संख्या के टोटल कितने अंक है, सम 2, 4, 6 ना, ठीक है, 2, 4, 6, तो टोटल 3 हो गया। और हमें केवल इकाई की जगह पे चाहिए ना, इकाई की जगह पे चाहिए, तो कंफर्म हो जाएगा कि ये सम संख्या है, तो 3P1। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो इकाई का अंक लिखने के तरीके कितने हो गए, 3 हो गए। ये तो हो गया इकाई का अंक लिखने के तरीके, इस वाले को लिखने के तरीके, इस वाले को लिखने के तरीके हो गए एक तरीके से 3P1। अब बचे ये 2, ठीक है। अभी मैं गणना के आधारभूत सिद्धांत से नहीं करा रहा हूँ, उसमें तो ऐसा होता था इसको इतने तरीके से कर सकते हैं, फिर इसको फिर आपस में गुणा कर देते थे डायरेक्ट, ठीक है। अभी मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अब बच्चे कितने, 2 खाने बच गए ये। अब इन 2 खानों को हमें भरना है, और हमारे पास संख्याएं कितनी है अब देखते हैं, ठीक है। 2 को भरना है, यानी कि R की वैल्यू इस बार कितनी है, 2 है। ये R की वैल्यू, पिछली बार R की वैल्यू 1 थी ना, NPR, R की वैल्यू 1 थी। अब R की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। R की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन ये देखना कि 2 तो होगी R की वैल्यू, लेकिन हम कितने में से ले सकते हैं। तो टोटल संख्याएं कितनी है, देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 संख्याएं हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई भी अंक को मतलब रिपीट ही नहीं करना, ठीक है। तो अगर रिपीट ना करना हो, ठीक है,
तो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 हैं और रिपीट नहीं करना। इसका मतलब हमने जब सबसे पहले यहाँ पे कोई संख्या रखी, जब यहाँ पे कोई एक संख्या आ गई या तो वो 2 होगी, 4 होगी, 6 होगी, इनमें से ही कोई संख्या यहाँ पे आएगी। कोई भी एक संख्या जब आ गई यहाँ पे तो हमारे पास संख्या बची कितनी है, हमारे पास टोटल 6 संख्या थी तो कितनी बची 5, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, दोहराना नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो एक अंक यहाँ पे अगर आ गया तो अब हमारे पास 6 में से केवल 5 बचे। तो इसका मतलब है हमारे पास बचे हैं 5 अंक और हमें भरनी जगह कितनी 2। तो 5 में से कितना, तो शेष 2 अंकों को लिखने के तरीके कितने होंगे, 5 में से 2 हो गए। तो इनको भरने के तरीके कितने होंगे 5p2। तो फिर से समझ लेंगे, हमें 3 अंक की संख्या बनानी थी, उसमें से भी सम बनानी थी क्योंकि, तो इसलिए हमने इस वाले को अलग से देखा क्योंकि हमें पता है कि इकाई वाला स्थान है, उसमें क्या आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 4 6 मतलब कितनी संख्याएं हो गई 3। मतलब इन 3 संख्याओं से 1 2 3, इन 3 संख्याओं में से हमें यहाँ पे एक खाने को भरना है। 3 संख्या 2 4 6 इसमें से भरना एक खाना, तो कितने तरीके हो गए 3p1। अब बचे हमारे पास ये 2 खाने, ठीक है ना, 2 लेकिन ये 2 कितने में से भरना है, टोटल तो 6 संख्याएं थी लेकिन एक संख्या यहाँ पे आ गई, एक अंक यहाँ पे आ गया, तो एक अंक यहाँ पे आया तो हमारे पास केवल कितने अंक बचे 5 अंक। तो 5 में से हमें इन 2 को भरना है तो 5p2। तो इसका मतलब है ये 3p1 हो गया इसको करने का तरीका, और इसको 5p2। हमें टोटल तरीके निकालने बच्चों तो क्या करेंगे, इनकी क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है, कि इसको भरने के तरीके कितने, इसको फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देते थे गणना का आधारभूत सिद्धांत से। तो हमने इस तरीके से इसे सॉल्व कर लिया। तो लास्ट में हमें अतः कुल 3 अंकीय सम संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जो हमारे ये दोनों आंसर आए 3p1 और 5p2, इनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये मैंने पहले वाला भी बताया है जो हम पहले फार्मूला पढ़े थे, साथ में एक नई चीज़ भी आज बताइए कि अगर वस्तुएं भिन्न प्रकार की ना होकर कुछ एक जैसी हो जाएं तो कौन सा फार्मूला होता है। तो इसमें अगर कुछ 1 2 क्वेश्चन होंगे तो वो प्रश्नावली के तुम करोगे और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।